हाँ, तो आज यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर में जो आपका स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स और मास है, इसमें चैप्टर सेकंड आपका चल रहा है और इसका आज पार्ट 6 हम बताने वाले हैं। तो इसमें आपको बताया जाएगा आपको वायरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप के जैसे अनेक प्रकार के खंड होते हैं उस पर किस प्रकार से लोड लगाया जाता है, और इस पर एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इसका पूरा डेरिवेशन भी देखेंगे। तो बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ लास्ट तक, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको हम बता दें, इसका जो प्लेलिस्ट है स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का वह आप लोगों को मिल जाएगा चैनल पर, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। अभी तक के सभी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बार ऑफ बेरिंग सेक्शन, यानी विभिन्न काट वाली छड़ के लिए हम किस प्रकार से फोर्स का मान ज्ञात करेंगे, किस प्रकार से हम इसकी कुल लंबाई में जो परिवर्तन होगा उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और इसका पूरा डेरिवेशन बताया जाएगा। क्योंकि इस पर आपका 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो पूछता है सबका अलग अलग एरिया दे देगा, लेंथ दे देगी, एरिया तो निकालना पड़ेगा, लेंथ दे देगा, डाया दे देगा, फोर्स दे देगा, और कहेगा इसके बाद इसकी लंबाई में क्या चेंजिंग हो रही है तो उसको निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम डेरिवेशन देखते हैं, उसके बाद इस पर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आप लोग पहले फिगर बनाएंगे। इस प्रकार से आप लोग फिगर बनाएंगे, इस फिगर को लेकर हम सॉल्व करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। तो फिगर में आपको क्या समझना है, सबसे पहले तो आप लोग उसके बारे में कुछ लिखते हैं। तो फिगर में आप क्या दिख रहा है, ये मान लीजिए कोई शाफ्ट है, जो हम बोल रहे हैं ना उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हम ये सब थोड़ी ना लिखाएंगे कि ये शाफ्ट है तो इसका फोर्स एफ लगा है, ये विभिन्न काट है, इसमें विभिन्न प्रकार के, इसका लंबाई L1 है, L2 है, A2 एरिया, ये सब तो हम लिखाएंगे नहीं। ये तो हम बोलेंगे, आप लोग स्वयं समझ कर लिखेंगे, क्योंकि ये सब तो फिगर के द्वारा ही आपको करना रहता है। तो देखिए हम कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोग चित्र दिखाई दे रहा हो, ये जो है ये एक शाफ्ट है। तो शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट का एक क्रॉस सेक्शन दिखाया गया। तो शाफ्ट आपका इस प्रकार से रहेगा, ठीक, शाफ्ट है। और इसमें मान लीजिए इसके 4 कांटे हैं, 1 2 3 4, 4 भाग इसके हैं, 4 कांटों को हमने अलग अलग इसको कर लिया। और माना इसका जो एरियाज हैं, इसके जो क्षेत्रफल हैं अलग अलग, वो पहले का A1 है, दूसरे का A2, तीसरे का A3 एंड चौथे का क्या है, A4 है। और इनकी अलग अलग लंबाइयाँ भी कुछ हैं, अलग अलग इनकी कुछ लेंथ भी हैं। तो मान लीजिए वह लेंथ क्या है, फर्स्ट की L1 है, सेकंड की L2 है, थर्ड की L3 है एंड फोर्थ की L4 है। तो ऐसा आपको लिखना पड़ता है। तो हम तो बोल रहे हैं, आप लोग फिगर देख कर लिख सकते हैं, जो फिगर में दिया गया है वही आपको लिखना भी रहेगा। और अगर पूछा जाए शाफ्ट की टोटल लंबाई क्या है, तो मान लीजिए शाफ्ट की टोटल लंबाई यल है, जो कि यल किसके बराबर रहेगी, यह यल किसके बराबर है, यह L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 के बराबर रहेगा। कैसे रहेगा, क्योंकि जब टोटल लंबाई यल है तो इसको 4 भागों में हमने बांटा है, तो चारों को जब जोड़ लेंगे तो तभी तो यल के बराबर होगा। तो यल बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। अभी तो हम केवल इसका थियरी बोल रहे हैं, अभी इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, मतलब डेरिवेशन करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गया, ठीक। और लेंथ तो है, लेकिन इसके दोनों तरफ एक जो फोर्स लगा है वो किस कंडीशन, मतलब कैसा फोर्स है, वह एक टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहा है। इसके जो यह जो शाफ्ट है, इसके काट पर सेक्शन पर आपका टेंसाइल फोर्स कार्य कर रहा है, यानी तनाव की स्थिति में है। तो जब तनाव की स्थिति में है, तो मान लीजिए जब L1 था, मान लीजिए यल है, L1 है, L2 L3 जो भी है, तो जब टेंसाइल यानी इसको खींचने का प्रयास दोनों तरफ कर रहा है, तो इसमें कुछ चेंजिंग भी तो हो रहा होगा, समझिएगा। इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, दोनों तरफ फोर्स है। दोनों फोर्स आपस में से खींचने का प्रयास करेंगे, तो लंबाई L1 थी, L2 L3 L4 थी, तो इन सब की लंबाई में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो ज़रूर होगा, लंबाई में कुछ ना कुछ चेंजिंग तो ज़रूर होगा। चाहे वो अगर हम कंप्रेशन का फोर्स लगा दें या टेंसाइल फोर्स लगा दें, कंप्रेस करेंगे तब भी कुछ लंबाई परिवर्तन होगी, और इसको खींचेंगे तब भी कुछ ना कुछ लंबाई में परिवर्तन तो होना ही होना है, आप लोग भी जानते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या मानते हैं, तो इस कंडीशन में जब लंबाई में हम मान लीजिए परिवर्तन हो रहा है, तो उसको मान लिया जो लंबाई में परिवर्तन है, टोटल लंबाई यल है, टोटल लंबाई यल है, तो यह लंबाई को हमने परिवर्तन मान लिया डेल्टा यल।
इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 था, लेकिन लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे आप लोग डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 और इसी प्रकार से प्लस डेल्टा L4 आप लोग लिख लेंगे। ठीक, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका अभी तक का केवल थियरी पार्ट। इसका अब हम अलग अलग एक एक पोर्शन का यानी एक एक भाग का हम पूरा लंबाई में परिवर्तन निकालेंगे, फिर दूसरे के लंबाई में परिवर्तन निकालेंगे, फिर तीसरे का निकालेंगे, फिर फोर्थ का निकालेंगे, चारों का निकाल कर हम जोड़ेंगे, तब जाके हमें मेन फार्मूला मिलेगा। ये नहीं आप लोग लिख लेंगे कि डेल्टा एल बराबर ही जो मेन फार्मूला है ये है, ये नहीं है। अगर यही लाना रहता तो हमें एरिया क्यों दिया रहता। ठीक, चलिए अब इसका हम स्टार्ट करते हैं, इसका मेन फार्मूला। अब यहाँ पर आपको फोर्स पता चल गया, इसका एरिया मान लीजिए A1 A2 A3 है, लंबाई L1 L2 L3 है। तो जब ये सब पदार्थ छड़ है, मान लीजिए कोई छड़ ही इसको मान लीजिए कोई छड़ है, ये इसका शाफ्ट तो ही रहेगा, आगे का मतलब भाग जो है गोलाकार ही तो रहेगा, सर्किल के रूप में तो रहेगा। तो अब हम आगे जो बोल रहे हैं आप लोग ध्यान सुनिएगा। सब आपने मान लिया, एरिया है, लंबाई है, फोर्स है। तो अब हम मान ले रहे हैं जो अलग अलग हैं, जो अलग अलग इसके पोर्शन हैं, इसके जो अलग अलग यंग मापांक यंग मॉडुलस जो है, मान लीजिए फर्स्ट का है आपका E1, सेकंड का है E2, थर्ड का है E3 एंड फोर्थ का है E4। तो अब हमने माना कि जो छड़ के भाग हैं उनके अलग अलग जो यंग मापांक यानी यंग मॉडुलस जो हैं वो हैं आपके E1 E2 E3 एंड E4 हैं। अब हम इनमें हम स्ट्रेस निकालेंगे, इनमें क्या निकालेंगे, हम स्ट्रेस निकालेंगे। क्यों स्ट्रेस निकाल रहे हैं आपको ये भी बता दें। जब आप खींच रहे हैं टेंसाइल फोर्स लग रहा है, या कंप्रेस कर रहे हैं तो उसमें कुछ कंप्रेसिव नेचर का कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, तो प्रतिबल में भी कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आएगा। तो आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग अब यहाँ से नोट डाउन करना स्टार्ट करिएगा। अब हम निकालेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए स्ट्रेस। तो फर्स्ट पार्ट के लिए स्ट्रेस यानी हम निकाल रहे हैं P1, क्या लिख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, P1 इज इक्वल टू क्या होगा, F/A1। ये फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। फर्स्ट के लिए हम निकाल रहे हैं, किसके लिए, फर्स्ट के लिए। तो P1 इज इक्वल टू F/A1 होगा। और इसमें जब स्ट्रेस निकाल रहे हैं तो इसकी कुछ विकृति में भी तो चेंज हो रहा होगा। अब आपको तो स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सब समझ में आएगा। उसके बाद देखिए, जब इसकी हम स्ट्रेन निकालेंगे विकृति फर्स्ट के लिए, तो क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू क्या होगा, लंबाई में परिवर्तन बटे ओरिजिनल लंबाई होता है, आप लोग जानते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन यानी L1 था, तो जब इसको हम खींच रहे हैं या कंप्रेस कर रहे हैं तो लंबाई चेंज हो रही है। तो क्या आ रहा है, हमें मिल रहा है डेल्टा L1 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डेल्टा L1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है, ओरिजिनल लेंथ आपकी L1 है। नोट डाउन करिएगा, समझा कर लिख रहे हैं, पहले इसको लिखिए फिर ये हो गया। ठीक, अब आप लोग क्या जानते हैं, आप लोग एक फार्मूला जानते हैं, आप लोग एक फार्मूला ये जानते हैं कि जो E1 यानी जो एंक मॉडुलस होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है P अपॉन स्मॉल ई होता है, P अपॉन स्मॉल ई होता है। आप लोग ये फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, E इज इक्वल टू होता है P अपॉन E। लेकिन हम फर्स्ट के निकाल रहे हैं तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पर E1 इज इक्वल टू लिख दीजिए P1 अपॉन E1। E1 इज इक्वल टू क्या लिख दिए, P1 अपॉन E1। अब क्या करना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। P1 की जगह आप लोग लिख लीजिए P1 की वैल्यू, E1 की जगह लिख लीजिए क्या, E1 की वैल्यू। तो लिख लीजिए, इसको आप लोग फर्स्ट ये लिख लीजिएगा, सेकंड ये लिख लीजिएगा, थर्ड में ये लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं E1 इज इक्वल टू P1 अपॉन E1 होता है। अब P1 और E1 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, किसमें, E1 में, कैपिटल E1 में हम रखेंगे स्मॉल P1 और E1 की वैल्यू। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर चुके होंगे, इसको हटाते हैं, उसके बाद इसको हम आगे लिखते हैं। तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा E1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू मिलेगा P1 की वैल्यू यानी F/A1 हो जाएगा। अब बटे में स्मॉल E1 था, तो जब उसे ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, L1 अपॉन डेल्टा L1 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हो गया
ये तो E1 आ गया, यंग मॉडुलस आ गया किसका, फर्स्ट भाग का। तो फर्स्ट भाग में परिवर्तन क्या हुआ, तो फर्स्ट भाग में जो परिवर्तन हुआ उसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा L1 ही तो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, इज इक्वल टू लिख सकते हैं F इंटू L1 अपॉन E1 इंटू A1। तो देखिए जब फर्स्ट भाग में आपका चेंज इतना हो रहा है, फर्स्ट भाग में आपका चेंज इतना हो रहा है, तो इसी प्रकार से आप लोग सेकेंड भाग का निकालेंगे। तो सेकेंड भाग में क्या होगा, जहाँ L1 है वहाँ L2 हो जाएगा, जहाँ E1 है लिख दे रहे हैं कोई बात नहीं, सेकेंड भाग का निकालेंगे तो डेल L2 इज इक्वल टू होगा F इंटू L2 अपॉन E2 इंटू A2। ठीक, इसी प्रकार आप थर्ड का निकालेंगे तो जहाँ L2 है वहाँ L3, जहाँ E2 है वहाँ E3, A2 है तो A3। इसी प्रकार फोर्थ पोर्शन का निकालेंगे तो जब सबका हम निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, सबका आ जाएगा। तो अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने आपको ये बताया था कि डेल L इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 L4। ठीक, तो डेल्टा L1 निकल गया, डेल्टा L2 निकल गया, डेल्टा L3 भी निकल गया, डेल्टा L4 भी निकल गया। अब आपको समझ में आया कि L3 कैसे निकला, जहाँ जहाँ L2 है, E2 है, A2 है वहाँ 3 3 3 कर देंगे, जहाँ जहाँ 3 3 3 है वहाँ 4 कर देंगे। तो डेल्टा L4 निकल गया, L2 निकल गया, L1 निकल गया और L3 निकल गया। तो अब क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला बताया था आपको डेल्टा L की, तो डेल्टा L इज इक्वल टू सबको हम जोड़ देंगे। तो आइए इसको जोड़ते हैं। तो अब यहाँ से हम डेल्टा L लिख लेते हैं, यहाँ से अब हम डेल्टा L को लिखते हैं। तो डेल्टा L क्या होगा, यहाँ लिखिए आप लोग डेल्टा L इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सबको क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सबका हम एडिशन कर रहे हैं। तो क्या होगा, फर्स्ट आपको मिला था F L1 अपॉन में क्या था E1 A1 ये था, प्लस कर रहे हैं तो क्या होगा FL2 अपॉन E2 A2। थर्ड हो रहा है आपका FL3 अपॉन E3 A3। फोर्थ आपका हो रहा है FL4 अपॉन E4 एंड A4। ठीक, तो ये हो गया आपका मेन फार्मूला। इसी प्रकार से और अगर आगे भी खंड रहेंगे तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले से आपका एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो फार्मूला आप लोग लर्न कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, डेरिवेशन भी बता दिया किस प्रकार से किया क्या है। तो आइए इस पर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से फिगर बनाकर दे देगा, इस पर अनेक प्रकार के फोर्स लगा दिया, इसकी डाया दे दिया है, A1 निकालना है आपको, L1 L2 L3 सब दिया हुआ है, कह रहा है इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। और ये जो जितने भी डायाज हैं लंबाई ये सब किस में है, mm में है। तो देखिए क्वेश्चन तो हम लिख नहीं पाए, गलती हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन में लिखा यह है कि नरम इस्पात की बनी एक साफ्ट जो कि आपको चित्र में यहाँ पर दिखाई गई है, यदि E बराबर सबसे पहला मान निकल कर आया E बराबर 2×10⁵, E बराबर 2×10⁵ न्यूटन पर mm² हो। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका यंग मॉडुलस है, न्यूटन पर mm² हो गया। और साफ्ट पर जो है 20 किलो न्यूटन का तनाव बल दोनों सिरों पर लगा हो। तो देखिए यहाँ पर भी 20 किलो न्यूटन, यहाँ पर भी ये टेंसाइल यानी तनाव बल यानी ये सब जो है लगे हुए हैं, तनाव बल आपके लगे हुए हैं। और इसकी लंबाई में कह रहा है परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो क्या कर रहा है, लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए बस। तो क्या करना है, सिंपल है, आसान भी है। तो देखिए फार्मूला आपने अभी पढ़ा पीछे, डेल्टा L इक्वल टू क्या होता है, एक शाफ्ट के लिए 2 3 4 5 चाहे जितने भी शाफ्ट हो अनंत हो कोई बात नहीं, तो सबके लिए फार्मूला हमने अभी बताया है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इसमें E दे दिया है, ठीक, और E जो है सभी भागों के लिए कॉमन है। अभी तक आपने सबके लिए अलग अलग था, लेकिन यहाँ पर E जो है यंग मॉडुलस जो है वो सबके लिए कॉमन दे दिया, यानी 2×10⁵ न्यूटन पर mm²। और लगभग सभी क्वेश्चन में यह कॉमन ही रहेगा, ठीक। और इस पर फोर्स दे दिया है, इसकी देखिए डाया भी दिया है और इसकी लेंथ भी दिया है। तो
करना क्या है, तो डेल्टा एल निकालने के लिए आपको ए की ज़रूरत पड़ती है, एफ की ज़रूरत पड़ती है, एल की ज़रूरत पड़ती है और ई की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या करना है, ए नहीं निकला और सब कुछ तो दिया हुआ है, तो ए को हम निकालते हैं। क्या करते हैं, ए को हम निकालते हैं। और ए है क्या, ए जो होता है वह एरिया है किसका, शाफ्ट का। तो आइए उसको हम निकालते हैं। और ई की वैल्यू को आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार लिखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप लोग ई की वैल्यू नोट डाउन कर लीजिएगा। और सभी जो खंड हैं इसके, इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट खंड को लेकर इसकी एरिया को हम निकाल रहे हैं। तो एरिया निकाल रहे हैं, तो आइए निकालते हैं। तो आप लोग लिखेंगे शाफ्ट के पहले भाग के काट का क्षेत्रफल, यानी A1 इक्वल टू होगा π/4, सॉरी सही था लेकिन थोड़ा सोच रहे हैं फार्मूले को कि भी साथ लेकर चलें। तो सर्किल है तो इसका एरिया क्या होता है, πr² होता है ना। लेकिन इसमें डाया दिया गया है, तो r इक्वल टू क्या होता है, d/2 होता है। r इक्वल टू d/2 होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई r की जगह d/2 का होल वर्ग, या आप लोग इसे लिख सकते हैं π/4 इंटू d²। तो हम फर्स्ट का एरिया निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट का एरिया क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा π/4 इंटू d1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, d1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 80 है, तो इंटू 80 का स्क्वायर। तो इसको टोटल आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हम सीधे लिख दे रहे हैं, हो सकता है गलती हमसे भी हो जाए, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 5024 mm²। ये क्या हो गया, यह फर्स्ट खंड का एरिया निकल गया। बहुत ही क्वेश्चन सिंपल है, बस आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। इस प्रकार से फर्स्ट का निकल गया, इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए। और हम निकालते हैं आके सेकंड का। तो देखिए सेकंड यानी A2, तो सेकंड शाफ्ट के दूसरे भाग के काट का क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरे क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, एरिया निकाल रहे हैं हम एरिया, तो क्या होगा, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा फिर वही π/4 d²। तो d2 क्या है, 60 का स्क्वायर। तो इसको जब टोटल सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2826 mm²। तो देखिए न्यूमेरिकल में कुछ गलती अगर हो गई होगी तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व अगर करते पूरा मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको लिखते रहे हैं। ठीक, आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार से हम A3 को लिखते हैं। A3 को लिखेंगे तो π/4 इंटू d3 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर। तो जब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा। हो सकता है हमसे कहीं पर गलती हो जाए, तो इसका जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1256 mm²। तो देखिए तीनों के एरियाज निकल गए हैं। अब हम रखते हैं फार्मूले पर, फार्मूला हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। तो तीनों एरिया आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आइए हम फार्मूला देखते हैं लंबाई में परिवर्तन होने का। तो फार्मूला आपका आया क्या था, फार्मूला आया था डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू आया था एफ इंटू L1/E1 इंटू A1, ये था। प्लस क्या था, ये तो तीन खंड है इसमें, तो तीन ही बार लिखेंगे, तो इसमें एफ इंटू L2/E2 इंटू A2 था। प्लस करेंगे एफ इंटू L3/E3 इंटू A3 था। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, इसमें जो है ई जो है सब में कॉमन है, यंग मॉडुलस जो है वह सबके लिए कॉमन है, और एफ तो है कॉमन है ही। तो हम क्या करते हैं, E1 E2 E3 को बराबर ही लिख सकते हैं, ई तो लिख सकते हैं, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई, बस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ओनली ई से हम लिख सकते हैं। अब इसमें से आप लोग कॉमन कर लीजिए F/E को। F/E को जब आप लोग कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा L1/A1 प्लस L2/A2 प्लस L3/A3। यहाँ नीचे लिख लीजिएगा A3। तो देखिए F/E कॉमन हो गया, क्योंकि ई जो था वह सबके लिए सेम था, और फोर्स जो है दोनों तरफ सेम ही है, L1 L2 L3 A3 A2 A1। बस इन्हीं सब की वैल्यू रखेंगे और अपना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इसको भी इतना नोट डाउन करिए। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं।
तो लिखते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ई। तो ये आप देखिए यहाँ 20 किलो न्यूटन है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, किलो न्यूटन को न्यूटन बदल लेंगे तो 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। तो ये आपकी जगह हमने लिख दिया 20 इंटू 10⁻³ अपॉन में ई की वैल्यू क्या थी, ई की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁵ था। अब L1 अपॉन ई, L1 अपॉन ई नहीं, L1 अपॉन A1 था, सॉरी L1 अपॉन A1 था। तो L1 की वैल्यू आपको 150 दिख रही है क्वेश्चन में अपॉन, और A1 की वैल्यू क्या थी, A1 की वैल्यू आपका था 50/24 यानी 5024 था। तो उसकी जगह हमने लिख दिया 50/24, फिर प्लस किया L2 यानी 100 है अपॉन में जो A2 की वैल्यू थी वो 2826 थी, प्लस L3 100 अपॉन में A3 था 1256। अब इसको जब हम टोटल सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, जब इसको हम टोटली सॉल्व कर लेंगे तो हम देखिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0.01449 mm आ जाएगा डेल्टा एल। आपके पास कैसियो रहेगा, आप लोग एग्जाम में अपना कैसियो लेकर जाएंगे जो आपका कैलकुलेटर रहता है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब जो जोड़ घटाना गुणा भाग करना रहता है आपको उसी से करना रहता है, और इसे आप लोग अपने एग्ज़ाम हॉल में लेकर जा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रोक नहीं रहेगी। आप लोग अपने एग्ज़ाम हॉल में लेकर जाइएगा और आसानी से सभी बहुत बड़े बड़े जोड़ घटना गुणा भाग जो भी है उसको करेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट हमने कर दिया। इस प्रकार से आप लोग अपना डेल्टा एल निकाल सकते हैं, लंबाई में परिवर्तन निकाल सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगली वीडियो में आपका चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का पूरा नोट्स बना लीजिएगा। कुछ टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं लेकिन आपके सिलेबस में वो सब नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।